साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते लेकिन जिनको जानना जरूरी है। आज मैं आपको चीन के एक महान लेखक की कहानी सुनाऊंगा जिन्हें आधुनिक चीनी साहित्य का पिता माना जाता है। इस लेखक का नाम है लू शुन, और आप इस पूरे वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, लू शुन का जन्म सन 1881 में शाओशिंग शहर में हुआ था। उनका परिवार संपन्न परिवार था, पढ़ा लिखा परिवार था, और लू शुन का बचपन मजे से कट रहा था। लेकिन जब लू शुन 12-13 बरस के हुए तो उनके दादाजी को एक कुछ गलत काम करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया, और थोड़े समय बाद ही लू शुन के पिता जो थे वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। शुन की जिंदगी में एक तरह का जलजला आ गया, झंझावात आ गया, और लू शुन के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब रहने लगी। लू शुन ने अपने रिश्तेदारों की मदद से पढ़ाई की, और पढ़ाई के लिए उनको एक नेवल एकेडमी भेजा गया जहां निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी, फ्री में पढ़ाई होती थी। लू शुन पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे, और कुछ समय बाद उन्हें स्कॉलरशिप पर जापान भेजा गया। उस समय चीन में ऐसी व्यवस्था थी कि प्रतिभाशाली लड़कों को स्कॉलरशिप देकर, छात्रवृत्ति देकर जापान भेजा जाता था। तो लू शुन का दाखिला जापान के एक मेडिकल कॉलेज में हो गया, और वो डॉक्टर बनने की पढ़ाई करने लगे। जापान में जाकर लू शुन की आंखें खुली और उन्हें पूरी दुनिया का बहुत सारा तजुर्बा हुआ। 1905 के आसपास रूस और जापान के बीच एक युद्ध हुआ था, और उस युद्ध का कुछ हिस्सा चीन की धरती पर भी लड़ा गया था। लू शुन के क्लास में एक दिन कुछ तस्वीरें दिखाई गई, जिन तस्वीरों में यह था कि एक चीनी नागरिक के हाथ बांधकर जापानी सैनिक उसका सर काटने जा रहे हैं, और चारों ओर चीनी लोगों की भीड़ है जो तमाशबीन बनकर देख रहे हैं। इस तस्वीर को देखकर लू शुन को गहरा धक्का लगा। उन्हें लगा कि चीनी लोगों की आत्मा ऐसी मर चुकी है कि उनके एक देशवासी का सरेआम सर काटा जा रहा है, और वो बस तमाशा देख रहे हैं। तो लू शुन ने सोचा कि डॉक्टर बनकर तो मैं सिर्फ लोगों के शरीरों का इलाज कर पाऊंगा, लेकिन लेखक यदि बन जाऊंगा तो लोगों की आत्मा का इलाज कर सकूंगा। जापान के मेडिकल कॉलेज में ही लू शुन ने लेखक बनने का फैसला किया, और मेडिकल की पढ़ाई उन्होंने बीच में ही छोड़ दी। थोड़े समय बाद लू शुन चीन लौट गए। 1918 में लू शुन की पहली कहानी प्रकाशित हुई। कहानी का नाम था ए मैडमैन्स डायरी, यानी पगले की डायरी। ये जो कहानी थी, ये लू शुन ने उस कहानी में एक पागल व्यक्ति के माध्यम से चीन के समाज पर बहुत गहरा व्यंग्य किया था। और चीन में जो सड़ी गली मान्यताएं थी, जो सड़ी गली परंपराएं थी, कुरीतियां थी, रूढ़ियां थी, जो कन्फ्यूशियस के ज़माने से चली आ रही थी, उन पर लू शुन ने चोट की। कन्फ्यूशियस चीन के एक बहुत बड़े दार्शनिक हुआ करते थे हजारों साल पहले। उन्होंने बहुत सारी बातें बताई थी, और उन्हीं के परिचिह्नों पर पूरा चीनी समाज चलता था। तो इस कहानी के छपने के बाद लू शुन की पहचान साहित्य जगत में बन गई। लू शुन बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। वे कहानियां लिखते, उपन्यास लिखते, तस्वीरें बनाते, कविताएं लिखते, डिजाइन करते, सब कुछ करते थे। उनका सबसे मशहूर उपन्यास है द ट्रू स्टोरी ऑफ आह क्यू, यानी कि आह क्यू की सच्ची कहानी। आह क्यू नाम का एक व्यक्ति है जो चीन के गांव में रहता है, और बिल्कुल मूर्ख है। जैसे व्यक्ति को बिहार में बकलेल कहते हैं, वो बकलेल है और मूर्खों की तरह बात करता है। आह क्यू के माध्यम से भी लू शुन ने आम चीनी नागरिकों का बहुत मजाक उड़ाया कि आम चीनी नागरिक खुद को कैसे धोखा में रहते हैं और अपनी मूर्खताओं पर कैसे गर्व करते हैं। साथियों, लू शुन ने एक के बाद एक चीन के 7 विश्वविद्यालयों में अध्यापन का कार्य किया। उसमें पेकिंग यूनिवर्सिटी शामिल है, सन यात सेन यूनिवर्सिटी शामिल है, और लू शुन की प्रतिष्ठा इतनी ज़्यादा थी कि जब 1912 में चीन में क्रांति हुई और वहाँ राजशाही को ख़त्म कर दिया गया, गणतंत्र की स्थापना हुई, तो चीन के शिक्षा मंत्रालय में लू शुन को नौकरी मिल गई।
चीन के शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी के रूप में भी लू शुन ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। खासकर अच्छे अच्छे पुस्तकालयों का, लाइब्रेरीज का उन्होंने निर्माण कराया। लू शुन की खासियत ये थी कि वे जो कहानियां और उपन्यास लिखते थे वो बहुत ही आसान भाषा में लिखते थे, आम बोलचाल की भाषा में, जिसको आम चीनी नागरिक भी समझ जाता था। और उनकी कहानियों के केंद्र में किसान, मजदूर, आम आदमी रहते थे। इसलिए लू शुन को अक्सर चीन का प्रेमचंद कहा जाता है। जिस तरह भारत में मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कहानियों के केंद्र में किसानों को रखा, मजदूरों को रखा और बिल्कुल बोलचाल की भाषा में अपनी कहानियां लिखी, उपन्यास लिखे, वही काम लू शुन ने चीन में किया। साथियों, लू शुन की बहुत ज़्यादा पहचान बन गई थी चीन में, लेकिन पहचान बनने के साथ साथ उनके दुश्मन भी पैदा हो गए थे। लू शुन बाद में शंघाई आके बस गए और जो लू शुन की शादी हुई थी वो उनकी मर्जी के खिलाफ हुई थी, इसलिए लू शुन का जो वैवाहिक जीवन था वो अच्छा नहीं था। लेकिन बाद में लू शुन अपनी एक छात्रा के प्यार में पड़ गए। छात्रा का नाम था शू गुओमिंग। वो उनसे 20 बरस छोटी थी, लेकिन वो लू शुन के साथ रहने लगी और बाद में उस छात्रा ने लू शुन के बच्चे को जन्म भी दिया। लू शुन ने उसके साथ कभी औपचारिक रूप से शादी नहीं की, लेकिन दोनों साथ साथ रहते थे, जिसको लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं, हिंदी में जिसको सहजीवन कहते हैं। लू शुन का अपने भाई के साथ भी बहुत अच्छा संबंध था, लेकिन बाद में किसी बात से भाई से उनका झगड़ा हो गया और इसका भी लू शुन को गहरा आघात लगा। साथियों, लू शुन ने चीन का जो राष्ट्रीय चिन्ह था, जो नेशनल लोगो था, उसको भी डिजाइन किया, जिसको आज तक माना जाता है। और जो चीन के नेता थे माओ जेडोंग, जिन्होंने चीन में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना की, वे भी लू शुन के बहुत बड़े प्रशंसक थे। लू शुन की कुछ गंदी आदतें भी थी, जैसे वो दारू बहुत पीते थे, हमेशा दारू पीकर टल्ली रहते थे और सिगरेट भी धुआंधार पीते थे, मतलब फिक्र को धुएं में उड़ाते चलते थे। इसलिए लू शुन की सेहत बिगड़ती चली गई और 1936 में जब वे सिर्फ 55 साल के थे तो लू शुन का इंतकाल हो गया, उनकी मौत हो गई। उनकी मौत की खबर जब सरकार को पहुंची तो सरकार ने जगह जगह पुलिस वालों को तैनात कर दिया, क्योंकि सरकार लू शुन से डरती थी। लेकिन इसके बावजूद 7,000 लोग लू शुन की शव यात्रा में शामिल हुए, उनके जनाजा में आए और रास्ते भर वे लोग लू शुन के गीत गाते रहे। साथियों, चीन में जगह जगह लू शुन के नाम पर संग्रहालय हैं, पुस्तकालय हैं, बड़े बड़े वहाँ इंस्टीट्यूट्स हैं। और जो लू शुन की जयंती है 25 सितंबर, वो हर साल चीनी भाषा दिवस के रूप में मनाई जाती है। लू शुन को दुनिया भर में जाना जाता है। 1927 में उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए नामित भी किया गया था, वैसे उनको ये पुरस्कार मिला नहीं। और तो और जापान के पाठ्य पुस्तकों में भी लू शुन की कहानियां पढ़ाई जाती हैं और लू शुन की कहानी और उपन्यासों का दुनिया भर की भाषाओं में अनुवाद किया गया है। तो आज का वीडियो यहीं तक। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।